आतिश बर्क व सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे व शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे व शबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके खुद ही इनकलाब पैदा कर। आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के ज़ेर एहतमाम अधिकार सम्मेलन की सदारत कर रहे हमारे कौमी सदर दिल्ली से आए हुए जनाब नवेद हामिद साहब, सूबाई सदर सुलेमान साहब और इस अधिकार सम्मेलन के कन्वीनर वाइस प्रेसिडेंट साबिक़ IAS ऑफिसर अनीस अंसारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब मौलाना मदनी साहब, और इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने के पीछे जो मेहनत है हमारे जनरल सेक्रेटरी खालिद साहब, स्टेज पे बैठे हुए हमारे तमाम मशावरत के ज़िम्मेदारान, प्रेस के लोग, ख्वातीन व हज़रात। हिंदुस्तान एक मोर के मानिंद है, हमारा मुल्क एक मोर के मानिंद है। मुल्क में तमाम खूबियाँ, नौजवान मुल्क है, 65% आबादी 35 साल के नीचे है, ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी तमाम असासा और रिसोर्स मुल्क के पास हैं। उस एतबार से किसी भी हालत में मुल्क उससे कम खूबसूरती नहीं रखता जितनी मोर रखता है। लेकिन साथ ही साथ मोर के पास एक बदनुमा दाग उसके पैर की शक्ल में, जब वह अपने उरूज और शबाब पे होता है और उसके नज़र उसके पैर पे पड़ती है तो वह ठंडा हो जाता है। ऐसे ही कोई बदनुमा दाग हमारे मुल्क में भी हज़ारों सालों से, कई सदियों से ज़ात पात की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की शक्ल में हमारे सामने आई, जिससे इंसानियत मजरूह हुई है, जिससे आदमी को उसकी सलाहियत के एतबार से नहीं बल्कि उसकी पैदाइश के एतबार से बचपन में तय कर दिया जाता है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और एक बड़ा तबका एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। सही बात है, मुल्क की तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान तो उस दिन कहलाएगा जिस दिन ना रिजर्वेशन की इस मुल्क को जरूरत होगी और ना रिजर्वेशन होगा। लेकिन यह कब होगा? या तो जात पात की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, और जब तक यह हौसला अशराफ और सवर्ण जाति में पैदा हुए लोगों के अंदर नहीं आएगा, यह कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर नहीं आएगा, पिछड़े अगर इसकी मांग करते रहेंगे तो ये बात खत्म नहीं होगी। जो अगड़ों में पैदा हो गए हैं, आज उनको 21वीं सेंचुरी की हरारत को समझना चाहिए। दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है। ऐसी सूरत हाल में इस वर्ण व्यवस्था जाने किस वजह से रखी गई होगी, पुरखों ने रखा होगा, लेकिन 21वीं सेंचुरी में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक ये हौसला नहीं आता है तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा रिजर्वेशन को, जब तक कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी सबसे आगे वाले आदमी के शाना बचाना खड़ा ना हो जाए। ये एक अजीब डिबेट है मुर्गी और अंडे का। अगर हम जिंदगी भर ये डिस्कस करें कि दुनिया में मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो हल तो छोड़ दीजिए, ये तय ही नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से पूरे मुल्क में रिजर्वेशन को लेकर के अलग अलग डिबेट होता है। चंद लोगों का यह कहना है कि रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बैकग्राउंड और इकोनॉमिक कमजोरी के एतबार पे करना चाहिए, अदरवाइज मेरिट अंडर क्वेश्चन हो जाती है, मेरिट रुक जाती है। जहां लोग बैकवर्ड के हैं, अगर उनसे आप बात करिए तो वो कहते हैं साहब मौके तो हमको दीजिए, आप हमारी मेरिट और सलाहियत तो आप तब तय करेंगे जब हमको मौका मिलेगा कि हम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और मौके तब तक नहीं मिल सकते जब तक रिजर्वेशन चुस्ती के साथ लागू न किया जाए और चलाया न जाए। तो ये डिबेट है, ये कोई आज का डिबेट नहीं है, ये 134 साल पुरानी कहानी है। आज़ादी के पहले 1882 में ही, जब उस वक्त महात्मा ज्योति फूले साहब की डिमांड पे हंटर कमीशन बैठा, और तब से ये शुरुआत हुई, और फिर 1902 में कोल्हापुर में 50% बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन अनाउंस हुआ। 1921 में जाकर के मद्रास में जो ऑर्डर आया, उसमें तो टोटल रिजर्वेशन को जात पात के एतबार पे ही जाकर के बांट दिया। 100 में से 44% बैकवर्ड के लिए कर दिया गया, 16% 16% ब्राह्मण्स,
मुसलमान और एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस के लिए कर दिया गया और 8% SC ST के लिए कर दिया गया। फिर ये सिलसिला ये पूरा सफर चलता रहा, अलग अलग तरमीम हुई ज़माने के एतबार से। आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद 22% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया, लेकिन बड़ा बैकवर्ड तबका जो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ पाया था उसका कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ और उसको डिमांड आती रही। नतीजा ये हुआ कि 1953 में कालेकर कमीशन बिठाला गया, उनकी अपनी रिपोर्ट आई। फिर उसमें 1965 में हमारी कोर्ट को ये लगा 1963 में कहीं पूरा रिजर्वेशन अगर 54% बैकवर्ड को और 22% दे दिया गया तो हो सकता है कि मेरिट खराब हो जाए और मुल्क तरक्की ना कर सके। ध्यान में रख के शायद उन्होंने 50% की कैपिंग लगा दी। तो अब उसमें ओबीसी के लिए जो बचा वो 28% के आसपास तक मैक्सिमम रिजर्वेशन हो सकता था। हालांकि इस कैपिंग के बाद भी 2 स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान में, तमिलनाडु है जहां रिजर्वेशन का अरेंजमेंट 69% है और राजस्थान में 68% है। वहां से जब फिर उसके बाद ये मामला नहीं हुआ तो 1979 में मंडल कमीशन बिठाला गया। मंडल साहब की रिपोर्ट 1 साल के अंदर आ गई और उन्होंने हालात सामने रख करके इस बात का पुरजोर मुतालबा किया कि 22% से बढ़ा करके 49.5% कर दिया जाए और बैकवर्ड को उनके आबादी के तनासुब से कम आधा रिजर्वेशन तो मिल ही जाए। नहीं हुआ, 8-9 साल 10 साल ये लड़ाइयां चलती रहीं और फाइनली 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में जब वो वज़ीर आज़म थे, मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन में हम सब का ये मानना है कि 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड को मिलता है, 27% सेंट्रल लेवल में मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अलग अलग स्टेट में बैकवर्ड के लिए अलग अलग परसेंटेज सारे स्टेट ने उनकी आबादी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से सबने तय कर रखी। आसाम, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, दमन, ये सब वो जगहें हैं जहां 27% का रिजर्वेशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जहां बैकवर्ड रिजर्वेशन 27% से ऊपर है। राजस्थान में 29% है, कर्नाटका में 32% है, केरला में 40% है और बिहार में 32% है। बहुत तमिलनाडु में करीब ये बढ़ करके 50% तक पहुंच गया है, पांडिचेरी में 34% है। बहुत सारे ऐसे भी सूबे हैं हिंदुस्तान में जिनमें बैकवर्ड रिजर्वेशन आज भी 27% के काफ़ी नीचे है, 12% से लेकर 22% तक हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये इसी ज़मरे में आता है जहां 12 से लेकर के 22% तक बैकवर्ड के रिजर्वेशन हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कोई बैकवर्ड नहीं है, तो वहाँ कोई इस तरह का रिजर्वेशन नहीं है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्टेट सेंटर में तो 27% है, स्टेट में कस्टमाइज्ड है, नीड और पॉपुलेशन के हिसाब से है। ऐसी सूरत हाल में मंडल कमीशन को भी लगे हुए 25 साल हो गया। 27% में जो मामला जात पात का हिंदुइज्म में है, उससे 1% भी कम का मामला जात पात का हिंदुस्तानी मुसलमानों में कोई कमी नहीं रही, यहां भी पसमानदा रहे। और जब ये और उस एतबार से अगर आप देखें तो 50 से 85% मुसलमानों भी पसमानदा कौमें हैं। अगर हम 14.5% मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में मान लें तो 14.5 का 60% करीब 9% होता है, और चूंकि आधा रिजर्वेशन बैकवर्ड को मिला इसलिए 9 का 4.5% मुसलमानों को उस हिस्सा मिल जाना चाहिए था 27% में। लेकिन जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद इसका अलग अलग तरीके से असेसमेंट हुआ तो अंदाजा लगा कि 1-1.5%, 2% भी मुसलमानों को फायदा इस रिजर्वेशन का नहीं पहुंचा है। तो उस पर डिमांड शुरू हुई कि कम से कम 4.5% जो उनका हक बनता है वो तो मिल जाए। और वो डिमांड मुसलमानों की इसलिए पूरी हो पाई कि आज तक जितनी भी जनगणना हुई है उस जनगणना में ओबीसी को अपनी जाति के हिसाब से कहीं कैलकुलेट नहीं किया गया, सिवाय उसको जो अभी लास्ट में आधा अनाउंसमेंट हुआ और आधा बाकी है, उसको छोड़ करके 1931 या 33 में जाति के हिसाब से जनगणना हुई, उसके बाद आज तक नहीं हुई। लेकिन मुसलमानों का एक अलग कॉलम होता है तो उनका कैलकुलेशन क्लियर है। चूंकि स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे इसलिए डिमांड जायज थी कि इनको 4.5% इनका हक मिल जाना चाहिए।
22 दिसंबर 2011 को उस वक्त की हुकूमत ने इसका ऐलान कर दिया। 23 दिसंबर से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया उत्तर प्रदेश में, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नियत का मामला रहा हो, नियति का मामला कह सकते हैं, वरना 5 साल की सरकार एकदम आखिर में ऐलान करने का कोई मतलब हमको समझ में नहीं आता। और वो जाकर के एक तरफ तो वो अटक गया क्योंकि उसको सही तरीके से परसू नहीं किया गया, तो वो अटक गया जाकर के कोर्ट में। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बड़े बड़े पेज के इश्तेहारात निकाले इलेक्शन में और एक रोटी बनाई और उस रोटी में से एक टुकड़ा काट दिया और टुकड़ा काट करके अलग कर दिया और मैसेज ये दे दिया हिंदू बैकवर्ड कम्युनिटीज को कि देखो भाइयों, तुम्हारा हक ये मुसलमान छीन रहा है और ये पार्टियां छीन करके इनको दे रही हैं, और नतीजा एक दूसरे के अंदर दूरियां और एक दूसरे के अंदर तशनगी पैदा करने की कोशिश की गई। पूरा मुहिम इलेक्शन का इसी बात पे चलाया गया 2012 का उत्तर प्रदेश में कि एक बैकवर्ड मुसलमान छीन रहा है, तो एक हेट्रेड पैदा करने की कोशिश की गई। तो ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया, उसको कोर्ट ने रोक दिया, और जो हमारे मोहब्बत आपस में थी उस मोहब्बत में भी एक दीवार पैदा कर दी गई। दोनों तरफ से लॉस हो गया। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदाज से अगर चाहे और उसको लगता है कि इंसाफ देना है और इतनी बड़ी कौम पिछड़ रही तो उसके तरीके होते हैं। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मिजोरम में, केरला में अलग अलग तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया। 3% से लेकर के 9% तक किया गया है। और हालिया अगर आप देखने जाइए तो वेस्ट बंगाल के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन टोटल 7% था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब उनको अंदाजा लगा कि मामला बड़ा खराब है, तो बंगाल में करीब 27-28% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 2.25 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स हैं। तो उसमें से 43 जातियों को, 43 कास्ट मुसलमानों की इकट्ठा करके एक ग्रुप ओबीसी मुस्लिम का बनाया गया और उस 43 में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग वहां के शामिल हो पाए। तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास टोटल पॉपुलेशन बनती है। तो ओबीसी का रिजर्वेशन 7 से बढ़ा करके 17 कर दिया गया कि 10% मुसलमानों को बेनिफिट मिल जाए और 7% वहां का जो एग्जिस्टिंग ओबीसी हिंदू है उसको बेनिफिट मिल जाए। बात अगर मैं बिहार की करूं तो 1978 में ही कर्पूरी ठाकुर साहब जब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पिछड़ा पे 12% और अति पिछड़ा पे 8% और 12%, 8% पिछड़ों को और 12% अति पिछड़ों को और 6% औरतों को रिजर्वेशन देकर के मामला शुरू किया था। उसका बाद में जब मंडल कमीशन लगा है तो आज बिहार का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें से उन्होंने क्या किया, जो जातियां पिछड़ों में आगे हो गई हैं, लोथ, कुर्मी, इन तरह की जातियों के लिए उन्होंने अलग अरेंजमेंट करा है। 12% उनके लिए फिक्स कर दिया है और 18% में 150 हिंदू बैकवर्ड और 34-35 मुस्लिम बैकवर्ड को एक साथ रख दिया गया है। और मुझे लगता है बड़ा मुंसिफाना फैसला है वो, क्योंकि कम से कम बराबर के लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा, उसमें जिनमें सलाहियत और मेरिट होगी वो बाहर निकल आएंगे। तो उस तरीके से वहां पे भी अरेंजमेंट किया गया है। इस पस मंजर में हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है और नेक नियति की सरकार है, मुसलमानों की भी बेख्वाह हैं और जो बैकवर्ड लोग हैं, मैं जैसा कह रहा था, अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि हमसे अगली जाति में पैदा हुआ इंसान हमारे साथ इंसाफ करे और हमको हमारा हक दे दे, तो आज पिछड़ों में भी जिनको हक मिल चुका है, मुझे लगता है कि उनको अपने हौसले बुलंद करने चाहिए और उनको भी ये मानना चाहिए कि जो हम में पिछड़ा रह गया है उसको भी हम उसका हक दें, उसका हक हम हक न ले उसका। ऐसी सूरत हाल में जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत से हमारी मुअद्दबाना दरख्वास्त है इस स्टेज के तरफ से कि रिजर्वेशन को कास्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से जो 3-4 जातियां इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाए, बाकी को अलग ग्रुप में रख दिया जाए, सो दैट लेवल फील्ड बराबर हो सके और लोग एक दूसरे के साथ शाना बशाना करके चल सकें। मैं अपनी बात, मुझे 12 मिनट का वक्त है, 2 मिनट और लेंगे हम। तो अभी मौर्या साहब बताएंगे, आइडियल तो ये होना चाहिए कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो ये रिजर्वेशन का हिसाब रखें। और अगर इससे बड़ी बात हो सकती है, जो मैंने पहले कहा था, अगर इससे बड़ी बात हो सकती है कि ज़ात पात की व्यवस्था ही ख़त्म हो जाए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर मोहम्मद अरबी ने अपना जो आखिरी खुतबा दिया था, जिसका जुज़ ये था कि कोई भी अरबी किसी अजमी पे और या कोई अजमी किसी अरबी पे भारी नहीं है, कोई गोरा किसी काले या कोई काला किसी गोरे पे भारी नहीं है, कोई अमीर किसी गरीब और कोई गरीब किसी अमीर पे भारी नहीं है, सिवाय उसके जो इंसानियत की बात करे, परहेजगारी की बात करे, तवक्को की बात करे। अगर ये मापदंड हो जाए तो सबका साथ तो आपको मिला है,
सबका विकास भी हो जाए इस मामले पे, तो मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन के से हमको कोई मीटिंग यहाँ